नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल सिंधु ज्ञान शिक्षा केंद्र में। दोस्तों, आपको हमारे चैनल के माध्यम से सभी प्रकार की एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीके, जीएस एवं करंट अफेयर की तैयारी करवाई जाएगी, जो कि आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी। आप हमारे चैनल पर अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है इकोनॉमिक्स, भारत की अर्थव्यवस्था का ये पहला पार्ट है एवं आने वाले दिनों में इसके अन्य भाग भी हमारे चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको करवाए जाएंगे। तो वीडियो इस प्रकार से है। इसके साथ ही कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, जो कि हम क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट भी कवर इस वीडियो के माध्यम से करवा देंगे, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी साबित होगा। तो देखते हैं, अर्थव्यवस्था का संबंध किसी भी राष्ट्र के नागरिकों की आर्थिक क्रियाओं से है, जिसमें वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन, उपयोग तथा वितरण सम्मिलित किया जाता है। यह नागरिकों की आवश्यकताओं को संतुष्ट के स्तर तक ले जाने वाली एक संस्थागत प्रणाली है। और पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? पहला है ICICI बैंक, और दूसरा ऑप्शन है SBI, तीसरा है PNB, चौथा है RBI। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह है फोर्थ नंबर ऑप्शन कि RBI को, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक कहा जाता है। और दूसरा प्रश्न है, समाजवाद की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें पहला ऑप्शन है उत्पादन स्रोत का निजी स्वामित्व होना, दूसरा ऑप्शन है संपत्ति का उन्मूलन, तीसरा है सभी प्रकार के उत्पादन स्रोतों पर राज्य का स्वामित्व, चौथा ऑप्शन है परोपकार। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी सभी प्रकार के उत्पादन स्रोत पर राज्य का स्वामित्व। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का राजस्व स्रोत नहीं था? मनोरंजन कर, दूसरा है व्यय कर, तीसरा है आय कर, चौथा है मालगुजारी कर। तो जो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, आय कर। और चौथा प्रश्न है, संपत्ति बाजार में रियल एस्टेट किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र को, दूसरा है धन को, तीसरा है मोटर गाड़ी, और चौथा ऑप्शन है चल संपत्ति। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, भूमि एवं रिहायशी क्षेत्रों को। और पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2010-11 में भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक प्रतिशत हिस्सेदारी थी? पहला ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक, तीसरा है प्राथमिक और चौथा है चतुर्थ। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, तृतीयक क्षेत्र। और अगला प्रश्न है छठा, केंद्र सरकार की ओर से भारत में मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक, चौथा है तीसरा है मुद्रण प्रणाली, और चौथा ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। और सातवां प्रश्न है, भारत सरकार इस स्तर पर 2013 में सर्वाधिक एकत्रित होने वाला कर है? पहला है ऑप्शन आयकर, दूसरा है निगम कर, तीसरा है सेवा कर, चौथा है बिक्री कर,
तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4 बिक्री कर। और इसी प्रकार 8वां प्रश्न है, संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व व्यय है। पहला ऑप्शन है ब्याज भुगतान एवं पूर्व चुकौती प्रीमियम। दोस्तों इसका अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि पूर्व चुकौती जो पहले चुकाया हुआ प्रीमियम है उसे दर्शाया गया है। और दूसरा ऑप्शन है रक्षा सेवा, तीसरा है सब्सिडी, चौथा है शिक्षा। तो संघ के बजट में सबसे बड़ा राजस्व व्यय है दोस्तों ब्याज भुगतान एवं पूर्व चुकौती प्रीमियम, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का उत्तर होगा। और 9वां प्रश्न है, कितने रुपए के नोट पर सांची स्तूप का चित्र मुद्रित किया गया है। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे 10 के नोट, 100 का नोट, 500 का नोट, ये आगामी दिनों में जो रेलवे ने एग्ज़ाम ली थी कई प्रकार की, जैसे आरपीएफ, रेलवे ग्रुप डी एवं इलेक्ट्रीशियन लोको पायलट में जो इंटर एग्ज़ाम थी उसमें कई जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आने वाले अगले दिनों में भी इनके इस प्रकार के प्रश्नों के पूछे जाने की अधिक संभावना है, इसलिए आप इस क्वेश्चन पर विशेष ध्यान दें। और भी दूसरे नोटों पर अंकित मुद्रित चिन्हों की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा 200 के नोट पर। और 10वां प्रश्न है, किसी विश्व संस्था को विश्व बैंक की मृदु ऋण खिड़की के रूप में जाना जाता है। IFC। दूसरा प्रश्न है IMF। तीसरा प्रश्न है एशियन बैंक और चौथा है IDA। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा IMF। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट दोस्तों जो कि नीति आयोग से संबंधित है एवं ये हर एक प्रकार के एक दिवसीय एग्जाम के लिए उपयोगी महत्वपूर्ण पॉइंट या तथ्यों में से एक हैं, क्योंकि दोस्तों इसके पूछे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और दूसरा पॉइंट कुछ इस प्रकार से है कि योजना आयोग के स्थान पर इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया और यह आयोग विकास प्रक्रिया में निर्देश तथा रणनीति परामर्श देगा। तीसरा पॉइंट है, इसके पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि उपाध्यक्ष एवं शासी निकाय यानी कि CEO और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जो होते हैं ना दोस्तों, इनकी नियुक्ति भारत देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी नीति नियोगी समिति की सिफारिश पर, और यह एक असंवैधानिक संस्था है। ये कुछ विशेष पॉइंट है दोस्तों जो कि आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करें। प्रश्न क्रमांक 11वां है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। पहला ऑप्शन है 1935, दूसरा है 1949, तीसरा है 1959, चौथा ऑप्शन है 1947। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा 1949 में किया गया था रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। 12वां प्रश्न है, इनमें से किस क्षेत्र में अधिकांश भारतीय नियोजित हैं। तो कृषि, दूसरा है औद्योगिक उत्पादन और तीसरा है सेवाएं, चौथा है व्यावसायिक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला कृषि। 13वां प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की धारणा शुरू की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों जो कई प्रकार के एग्जामों में पूछा जा चुका है। इसको कलेक्ट करते हुए इसके हमने रेलवे से संबंधित नोट्स में और अन्य विषयों के सब्जेक्ट में देखे गए हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला जवाहरलाल नेहरू ने भारत में पंचवर्षीय योजना की जो धारणा थी दोस्तों, भारत के प्रथम
प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। और SEBI यानी सेबी का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और चौथा ऑप्शन है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी आयात वस्तु है? पहला ऑप्शन है सोना, दूसरा गेहूं, तीसरा है पेट्रोलियम, चौथा है उर्वरक। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी पेट्रोलियम। दोस्तों आपकी आने वाली दिनों में होने वाली रेलवे की परीक्षाओं के लिए हमारा यह मटेरियल आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगा, जिसे हमारे एक्सपर्ट शिक्षक समूह के द्वारा तैयार किया गया है। और दोस्तों इस वीडियो की PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहां पर ये सभी प्रकार के वीडियो की PDF हमारे द्वारा अपलोड कर दी गई है और साथ में कई प्रकार की सब्जेक्ट विषयों की बुक ई-बुक को भी हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, भारत की पंचवर्षीय योजना संक्षिप्त अवलोकन, बड़ा ही इम्पोर्टेंट फाइंड है दोस्तों। आप इस सब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। इसमें बताया गया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना की अवधि के बारे में और लक्षित विकास दर के बारे में और प्राप्त विकास दर के बारे में भी दे रखा है, और प्राथमिक क्षेत्र क्या क्या था, जो दोस्तों कई एग्जामों में इसके प्राथमिक क्षेत्र से क्वेश्चन आए हैं और इम्पोर्टेंट सन से भी उठे हैं। तो दोस्तों आइए इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। पहली है जो चालू हुई थी 1951 से, इसका समय रहा था 1956 में। तो अभी मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपके सामने डिस्कस किया है दोस्तों कि यह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रूपरेखा तैयार करी गई थी और इसके अध्यक्ष भी वही थे। तो इसका लक्षित विकास दर जो था 2.1% और प्राप्त विकास दर हुआ था 3.6%, और प्राथमिकता थी इसमें कृषि, सिंचाई और विद्युत की। दूसरी योजना चालू होती है 56 से 61 तक और इसका लक्षित विकास दर जो था 4.5% और प्राप्त विकास दर जो थी इसकी दोस्तों वो थी 4.2% और इसमें प्राथमिकता रही थी भारी उद्योग की। तीसरा ऑप्शन है 1961 से लेकर 66 और लक्षित विकास दर इसमें रखा गया था 5.6% और प्राप्त विकास दर जो इसका रहा था 2.8% रही थी। और दोस्तों इसमें प्राथमिकता रही थी खाद्यान्न उद्योग की। हाँ दोस्तों, एक इससे रिलेटेड एक और भी चीज़ पूछी जाती है कि यह किसके मॉडल पर आधारित है। वैसे इसका डिस्कशन हमारे आने वाले अगले आगामी वीडियो में ज़रूर किया जाएगा कि ये किस मॉडल पर आधारित थी। बट आप मुझे बताइए कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके मॉडल पर आधारित थी, और एक पहली का आप हमें उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से ज़रूर देवे। और इसी प्रकार जो तीसरी चौथी थी वह थी 1969 से लगाकर 74 तक और लक्षित विकास दर इसका रखा गया था 5.7% और प्राप्त विकास दर जो थी इसकी 3.3% और प्राथमिकता कृषि ही रही थी। फिर अगली पंचवर्षीय योजना लगी थी 74 से लेकर 79 तक, जिसकी लक्षित विकास दर रखी गई थी 4.4% और प्राप्त विकास दर जो थी उसकी 4.8% थी। और इसमें जो प्राथमिक क्षेत्र था निर्धनता उन्मूलन, प्राथमिक आत्मनिर्भरता। आगामी जो पंचवर्षीय योजना रही थी वह रही थी 80 से लगाकर 85 तक, जिसमें लक्षित दर रखा गया था 5.2% और प्राप्त विकास दर थी 5.4% और इसमें प्राथमिकता रही थी कृषि और उद्योग की।
अगली पंचवर्षीय योजना थी 85 से लगा करके 90 तक, और इसका जो विकास दर रखी गई थी वह रखी गई थी 5.0%, और प्राप्त इसमें राजस्व किया था 6.00%, और प्राथमिकता में जो था इसमें ऊर्जा और खाद्यान्न थे। अगली पंचवर्षीय योजना रही थी 92 से लगाकर 97 तक, जिसका लक्षित विकास दर जो रखी गई थी वह थी 5.6% से लगाकर 6.6% तक, और मानव संसाधन और शिक्षा इसकी प्राथमिकता थी। 7 से लगाकर 2 तक जो रही थी उसमें लक्षित दर थी 6.5 से लगाकर, और प्राप्त विकास दर जो हुई थी 5.4, यानी सामाजिक और न्याय इसकी प्राथमिकता थी। उसी प्रकार 2002 में और 2007 तक जो पंचवर्षीय योजना चली थी, और इसका जो लक्षित विकास दर रखा गया था वह 8.1% था, और प्राप्त विकास दर जो हुई थी 7.5% हुई थी, और प्राथमिकता दोस्तों इसमें भी रोजगार और ऊर्जा। फिर 7 से लगाकर 12 तक रही थी, और इसका जो लक्षित विकास दर था वह था 8.0%, और प्राप्त विकास दर जो थी 7.9%, समावेशी विकास। और 2012 से जो 17 तक थी उसका विकास दर रखा गया था 8.0%, और दोस्तों इसका जो अभी तक डाटा है वो कलेक्ट नहीं किया जा चुका है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना को 14 में ही 15 में ही समाप्त कर दिया गया था। अब भारत में पंचवर्षीय योजना लागू नहीं होती है। हाँ, इसके स्थान पर एक अन्य मॉडल नीति आयोग की जगह योजना आयोग को कर दिया गया है। उसकी इन्फॉर्मेशन हम आपको हमारे वीडियो के माध्यम से आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर देंगे। त्वरित सतत एवं समावेशी विकास इसका जो उद्देश्य था, प्राथमिक क्षेत्र था त्वरित सतत एवं समावेशी विकास। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए 16 प्रश्न है के लिए स्वाधार भारत सरकार की एक परियोजना है। किसके लिए है दोस्तों? पहला ऑप्शन बताता है कि एकता पहचान संख्या के लिए, और दूसरा ऑप्शन है युवाओं के लिए स्वनियोजन योजना। तीसरा प्रश्न है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाएं, और चौथा प्रश्न है वृद्धावस्था पेंशन। तो दोस्तों स्वाधार योजना है, इसका मुख्य उद्देश्य है कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं की सहायता के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। और 17वां प्रश्न है योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वह थे मोरारजी देसाई थे। और 18वां प्रश्न है निम्न में से कौन भारत के नवरत्नों में से एक नहीं है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा ऑप्शन है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, और तीसरा ऑप्शन है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन, चौथा है भारतीय रेलवे। दोस्तों भारतीय रेलवे जो है यह नवरत्नों में से नहीं आता है, और बाकी जो तीनों ऑप्शन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यह भी नवरत्नों में शामिल है, इंडियन ऑयल कारपोरेशन भी शामिल है, और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन भी शामिल है, एवं अन्य 6 प्राइवेट एलटीडी यानी लिमिटेड है जो कि नवरत्नों में शामिल है, भारतीय रेलवे को छोड़ करके ने। 19वां प्रश्न है विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिए राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन बताता है जीएसटी और अन्य कर, दूसरा है सीमा शुल्क, तीसरा है आंतरिक उधार, चौथा है आयकर। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला जीएसटी और अन्य कर। और 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा नहीं है? आयकर, दूसरा है बिक्री कर, तीसरा है संपत्ति कर, चौथा है उपहार कर। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला आयकर। आयकर दोस्तों डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स है। आइए दोस्तों कुछ क्षेत्र के बारे में बताया गया है जो कि कई प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है।
आप इसका स्क्रीनशॉट लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन ज़रूर करें। तो दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन आता है, और द्वितीय क्षेत्र के अंदर निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति इत्यादि आते हैं, और तृतीय क्षेत्र पवन, परिवहन एवं संचार, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, भंडार इत्यादि आते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 21वां प्रश्न है, वित्तीय खबरों में हम अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि के बारे में पढ़ते हैं। आर्थिक योजना के उद्देश्य हेतु औद्योगिक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां शामिल होती हैं? पहला ऑप्शन है माइकिंग, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है कंस्ट्रक्शन, और चौथा ऑप्शन है यह सभी। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, यह सभी। और 22वां प्रश्न है, निम्न में से कौन भारतीय रेलवे को अधिकतम उपार्जन में योगदान करता है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्पेशल रेलवे के लिए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है यात्री उपार्जन, दूसरा है सरकारी अनुदान, तीसरा है विज्ञापन इत्यादि, चौथा है माल यातायात उपार्जन। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर 4 तो होगा, माल यातायात उपार्जन से ही रेलवे अधिक व्यय करता है दोस्तों। वरना आए दिन देखते हैं कि लोग बाग बिना टिकट के ही यात्रा करते रहते हैं। स्पेशल देखें तो यूपी एमपी के बीच के क्षेत्र में जो अधिकतर रेलवे में टिकट को भी नहीं पूछते हैं, बट माल यातायात से ही इसको अधिकतर उपार्जन होता है, और ना कि सरकारी अनुदान से तो कुछ होता नहीं है इतनी बड़ी इकोनॉमिक्स में। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं। 23वां प्रश्न है, सच्चर समिति का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से, दूसरा ऑप्शन है भारतीय अनुसूचित जातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से, तीसरा ऑप्शन है भारतीय अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से, और चौथा ऑप्शन है परोपकार, अन्य उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, भारतीय मुसलमान समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति से। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षित बेरोजगार युवाओं का एक स्वनियोजन कार्यक्रम है? पहला ऑप्शन बताता है प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, और दूसरा है सर्वन जयंती सहकारी रोजगार योजना, तीसरा है राष्ट्रीय सामाजिक सहायक योजना, चौथा है दीनदयाल उपाध्याय योजना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, प्रधानमंत्री की रोजगार योजना से। और मंदी, 25वां प्रश्न है, मंदी है। पहला ऑप्शन है दोस्तों कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि, दूसरा है कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि, और तीसरा ऑप्शन है बेरोजगारी में गिरावट की अवधि, चौथा है कीमतों में गिरावट की अवधि। तो दोस्तों, जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, कीमतों में भारी मात्रा में गिरावट की अवधि। दोस्तों, मेरा आपके सामने किसी भी प्रकार के प्रश्न के सहित ऑप्शन डिस्कस करने का केवल और केवल एक ही मोटिव है कि यदि आप चारों ही ऑप्शन को पढ़ते हैं और वापस जो सही है उस पर राइट लगाते हैं, तो इतनी देर में जो आपने देखा है या अपनी एंड से जो माइंड में जिस प्रश्न को सेट किया है वह आपको हमेशा के लिए याद रहता है, और आप एग्ज़ाम तक जिसे याद रख पाते हैं। वैसे तो आप यदि चाहे तो हमारी इस वीडियो को रिकॉर्डेड वीडियो है कभी भी किसी भी टाइम पर देख सकते हैं दोस्तों। अगर यदि इकोनॉमिक्स या अन्य सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट होगा, करंट के मुद्दों में से होगा, उसे हम हमारे करंट अफेयर के वीडियो के माध्यम से आपके सामने डिस्कस कर देंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारे इस रिकॉर्डेड वीडियो को कहीं पर भी और किसी भी समय देख सकते हैं। और स्पेशल दोस्तों रेलवे के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिनकी आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अत्यधिक है। दोस्तों, आप अपने अन्य मित्रों के साथ हमारे इस वीडियो को अवश्य शेयर करें।
और 26वां प्रश्न है, जन्म दर में आकस्मिक गिरावट उत्पन्न करेगी। पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, दूसरा है बचत वृद्धि, तीसरा है निवेश में वृद्धि और चौथा ऑप्शन है उपनिवेश पर। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। 27वां प्रश्न है, सेबी एक है। सेबी जो है दोस्तों ये क्या है? पहला ऑप्शन बताता है कि संवैधानिक निकाय और दूसरा बताता है आतंकवादी निकाय, तीसरा है सलाहकार ई निकाय, चौथा है गैर संवैधानिक निकाय। तो दोस्तों सेबी जो है यह गैर संवैधानिक निकाय है। दोस्तों वैसे जैसे कि पहले ऑप्शन में निकल चुका है कि सेबी की फुल फॉर्म क्या थी, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से इसका उत्तर ज़रूर देवें कि सेबी की फुल फॉर्म क्या है। और 28वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? पहला ऑप्शन है रोजगार परिस्थितियों के आधार पर, दूसरा है आर्थिक क्रियाकलापों के प्रकार पर और तीसरा ऑप्शन है उद्यमों में के स्वामित्व के आधार पर, चौथा ऑप्शन है कच्चे माल का उपयोग के आधार पर। तो दोस्तों जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। और 29वां प्रश्न है, स्फीति है। पहला ऑप्शन है कुल कीमतों के स्तर में कमी, दूसरा ऑप्शन है कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि, तीसरा ऑप्शन है बेरोजगार में गिरावट की अवधि, चौथा है कीमतों में गिरावट की अवधि। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, कुल उत्पादन में गिरावट की अवधि। और 30वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक परोक्ष कर है? परोक्ष दोस्तों जो कि परोक्ष बोले तो इनडायरेक्ट टैक्स, संपत्ति कर, निगम कर, उत्पादन शुल्क, पूंजी पर लाभ कर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, उत्पादन शुल्क। आइए दोस्तों कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि हमने आपके लिए बड़ी मेहनत से कलेक्ट किए हैं दोस्तों, इन्हें आप अवश्य ध्यान से देखें एवं पढ़ें। बात कही जाए यदि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बायोजेट से हुई है, जो साधारणतः धन जिसे राजस्व के आय एवं उसके व्यय की सूची को कहते हैं। बजट वैशिष्ट अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर जो है दोस्तों उसमें आय कर, निगम कर, धन कर, स्टेट ड्यूटी, व्यय कर और उपहार कर शामिल है। और बात करें यदि राजस्व की तो राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर जो है दोस्तों, पहला है भू राजस्व, दूसरा है होटल प्राप्तियों पर कर, तीसरा है कृषि आय पर कर और चौथा है व्यवसाय कर और पांचवा जो है दोस्तों रोजगार पर कर। ये टोटल राज्य के स्वामित्व में आता है। और केंद्र सरकार के परोक्ष कर राज्य अब जो दोस्तों है वो पहले जो दे रखे थे यह थे केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर थे, और राज्य सरकार के प्रमुख प्रत्यक्ष कर के बारे में हमने पहले डिस्कस किया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इन्हें ज़रूर नोट डाउन करें या इसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लें। और केंद्र सरकार के परोक्ष कर की बात करें तो केंद्रीय उत्पादन शुल्क, सेवा शुल्क और सीमा शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर आदि हैं। और राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर में है बिक्री कर, वाहन कर, विज्ञापन कर, कच्चे जूट पर कर, स्टार्टअप एवं पंजीयन शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, प्रवेश कर, शिक्षा उपकर, विद्युत कर, डीजल एवं पेट्रोल पर बिक्री कर के राज्य सरकार के प्रमुख परोक्ष कर हैं। आगे बढ़ते हैं, गुड एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी भारत के कर सुधार की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, इस देश में 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया गया है।
इसके तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान कर लगाया जाएगा। वर्ष 2006-07 के बजट में पहली बार इसका जिक्र किया गया था। और इसकी प्रमुख विशेषता है दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? सेल्स टैक्स जीएसटी में आता है, सर्विस टैक्स भी जीएसटी में आता है, टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी इत्यादि का जीएसटी में विलय होगा और पूरे देश में एक ही दर पर टैक्स लगेगा। टैक्स का बाहरी निर्माण एवं सेवा दोनों पर समान रूप से वितरित होगा। पेट्रोलियम पदार्थ बाहर रहेंगे। हाँ, पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी से बाहर रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उत्पादन का कारण नहीं है? पहला ऑप्शन है पूंजी, दूसरा है जमीन, तीसरा है एक बैंक ऋण और चौथा ऑप्शन है मजदूरी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर तीसरा, एक बैंक ऋण। और 32वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक टैक्स पंचायतों द्वारा वसूल किया जाता है? बताओ। पहला ऑप्शन है कृषि कर, दूसरा मनोरंजन कर, तीसरा है स्थानीय मेलों पर कर, चौथा है भूमि कर लगान। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है पंचायत राज जैसे जो वसूलती है दोस्तों स्थानीय मेलों पर कर है, यह पंचायतों द्वारा लिया जाता है। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पद का संबंध बैंकिंग वित्त के साथ नहीं है? पहला है खाद्य समर्पित यानी क्रेडिट वृप, दूसरा है वितरण डिफ्यूजन, तीसरा है ईएमआई और चौथा है परिपक्वता कर रोक होल्ड टू मैच्योरिटी। जो सही उत्तर होगा इसका है ऑप्शन नंबर दूसरा, वितरण यानी डिफ्यूजन्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 34वां प्रश्न है, किसी नियोजित या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक निर्णय लिए जाते हैं। पहला ऑप्शन है निजी क्षेत्र के द्वारा, दूसरा है काम दरों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है सरकार द्वारा, चौथा ऑप्शन है मतदाताओं द्वारा। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर थर्ड, सरकार के द्वारा। 35वां प्रश्न है, किसी मुक्त बाजार व्यवस्था में किसी घरेलू को प्राप्त माल की मात्रा और सेवाएं अवलंबित होती हैं। उसकी बताता है। पहला ऑप्शन आय पर, दूसरा है वेतन मजदूरी पर, तीसरा है संपत्ति पर और चौथा है आय और संपत्ति पर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वेतन और मजदूरी पर। 36वां प्रश्न है, पहले किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते थे? आरबीआई, एसबीआई, यूबीआई, पीएनबी। तो दोस्तों जो इसका राइट ऑप्शन होगा, आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, एसबीआई यानी। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष शिकार कौन सा है? आयकर, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? सॉरी दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि पीडीएफ के माध्यम से इसे हमारे टेक्निकल की टीम के द्वारा सुधार दिया जाएगा। इसके आप ऑप्शन पर ध्यान दें कि पहला ऑप्शन है आयकर, दूसरा है बिक्री कर, तीसरा है संपत्ति कर, चौथा है उपहार कर। तो दोस्तों प्रत्यक्ष कर जो है वह है आयकर प्रत्यक्ष कर और बाकी ये सब अप्रत्यक्ष कर है, बिक्री, संपत्ति और उपहार, जैसा कि मैं पहले इम्फैक्ट में जो है इनको डिस्कस कर चुका हूँ। दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दें एवं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने अन्य जो मित्र हैं जो कि रेलवे की या अन्य किसी भी प्रकार की एक दिवसीय एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी या और भी स्टेट लेवल जो भी प्रकार की एग्ज़ाम जिसमें करंट जीके जीएस पूछा जाता है, वो आप हमारे इस चैनल से जुड़े एवं हमारे चैनल के माध्यम से
अपनी तैयारी को और भी मजबूत करें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 28वां प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले पूछा था दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, महान लोविस मॉडल पर आधारित थी। अब इसका समय बताओ दोस्तों, समय क्या रहा था? तो 56 से लगा करके नहीं 61 तक माना जाता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय। अच्छा, अब बताओ इसमें प्राथमिकता किस चीज़ को दी गई थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। और 39वां प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है JL नेहरू को, तीसरा है नॉर्मन बोरलॉग को, तीसरा है RK राय को और चौथा है S गणेशन को। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, हरित क्रांति के जनक कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। सॉरी दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है उत्तर वह गलत है, एक है, और इसका जो राइट उत्तर होगा दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर दूसरा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं प्रश्न क्रमांक 40वां, भारत में सर्वोदय योजना के मुख्य प्रस्तावक कौन थे? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है मन्ना नारायण, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है राम मनोहर लोहिया और चौथा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर फोर्थ, जयप्रकाश नारायण। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं। पहला देखते हैं, कुछ इस प्रकार से है कि बैंक दर यानी बैंक रेट। भारतीय रिजर्व बैंक इस दर पर सदस्य बैंकों को स्वीकार्य प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। और रेपो दर में क्या होता है दोस्तों कि इस दर पर सार्वजनिक एवं निजी बैंक अल्प अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है रेपो दर में। और रिवर्स रेपो दर में क्या होता है? तो रिवर्स रेपो दर में बैंकों द्वारा अपनी अतिरिक्त राशि को रिजर्व बैंक में जमा करने पर रिजर्व रेपो दर से ब्याज मिलता है। और उसी प्रकार नगद आरक्षण अनुपात यानी कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसमें भी दोस्तों प्रत्येक व्यापारिक बैंक अपनी कुछ जमाओं का एक निर्धारित प्रतिशत भाग अपने पास सदैव नगद रूप में रखता है, जिसे नगद आरक्षण अनुपात CRR कहते हैं। और वैधानिक तरलता अनुपात यानी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसे बैंकों को अपनी जमा राशियों का अधिकतम 40% के बराबर प्रतिभूतियों के रूप में रखना होता है। और यह दर वैधानिक तरलता अनुपात SLR है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इस सुविधा के तहत बैंक अत्यधिक कम समय के लिए रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत के प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण केंद्र, छापेखाने और स्थल। छापेखाने और दोस्तों स्थल की बात बताया गया है। क्या है ये? भारत के प्रमुख प्रतिभूति एवं मुद्रण केंद्र। तो इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो है दोस्तों, ये नासिक महाराष्ट्र में है। आप मुझे बताओ नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र और बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। 41वां प्रश्न है, स्वयं सिद्धा एक योजना है जिसे भारत सरकार ने की मदद के लिए चालू किया है। तो पहला ऑप्शन है केवल महिलाओं के लिए, दूसरा है केवल विद्यालय के बच्चों के लिए, तीसरा है केवल स्वास्थ्य कामगारों के लिए और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केवल महिलाओं के लिए।
और 42वां प्रश्न है, वह सर्वोच्च निकाय जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करता है नहीं दोस्तों, करता था। पहला ऑप्शन है योजना आयोग, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद, चौथा ऑप्शन है वित्त आयोग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3। कौन सा? राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। देखो प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़ना दोस्तों। वह सर्वोच्च निकाय जो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकृति देता था, तो स्वीकृति जो देता है ना दोस्तों, था राष्ट्रीय विकास परिषद था, और इसका संचालन योजना आयोग के आधार पर होता था। आगे बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री वह है जिसमें पहला ऑप्शन है सख्त शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है, दूसरा है मजदूरों को अपर्याप्त मजदूरी दी जाती है, और तीसरा प्रश्न है अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है, चौथा ऑप्शन है मजदूर को सुविधाएं दी जाती है। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, सख्त शारीरिक श्रम की ज़रूरत पड़ती है। किसमें? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में। चौथा ऑप्शन है 44वां प्रश्न है, सिक्योरिटी बाजार द्वारा बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है IRDA, सेबी, NSE, RBI, सेबी। पैंतालीसवां प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में उत्पादन के कारणों पर निजी स्वामित्व होता है? पहला ऑप्शन है समाजवादी, दूसरा है गिल्ट, तीसरा है मार्क्सवादी, चौथा है पूंजीवादी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर कौन सा? 4, पूंजीवादी। और 46वां प्रश्न है, म्यूचुअल फंड व्यवसाय में सिप SIP का अर्थ है। पहला ऑप्शन है इसमें सोलरेड, इंडिविजुअल एंड प्लान और सिस्टमाइज्ड। सेकेंड ऑप्शन है सिस्टमाइज्ड इंश्योरेंस प्लान। थर्ड ऑप्शन है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। यह हिंदी में बताऊं तो यह सभी। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप की फुल फॉर्म जो है दोस्तों वह है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 47वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत में अनुसूचित बैंकिंग संरचना का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है महाजन, दूसरा है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर, तीसरा है स्टेटस सहकारी बैंक, चौथा है निजी क्षेत्र के बैंक। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, महाजन। उसी प्रकार 48वां प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 1 जुलाई 2016 को, दूसरा ऑप्शन है 5 जुलाई 2017 को, तीसरा है 3 नवंबर 2018 को, और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2020 को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, 1 जुलाई 2016 को भारत में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। और दोस्तों इसका जो लक्ष्य रखा गया था वह पहले तो रखा गया था 5 करोड़ गैस कनेक्शन वितरित करना, फिर बाद में 8 करोड़, और अब जो है इसका लक्ष्य दोस्तों 10 करोड़ हो चुका है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस योजना को यूपी उत्तर प्रदेश बलिया से शुरू किया गया था, रिपीटेड हुआ था। 48वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों 48 क्रमांक रिपीटेड है। आई एम सॉरी, जो भी किसी भी प्रकार की यदि दोस्तों ऑप्शन के माध्यम से या वीडियो एडिटिंग में कोई गलती है तो हम उसे PDF के माध्यम से ज़रूर करेक्ट कर देंगे। और दोस्तों आप इस वीडियो के PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी।
और दोस्तों यदि वीडियो में कुछ भी आपको अच्छा लगता है तो आप अपने अन्य मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। 48वां प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। पहला है देश के राज्यपाल, दूसरा है देश के प्रधानमंत्री, तीसरा है देश के राष्ट्रपति, चौथा है देश के मुख्यमंत्री। तो साथियों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, देश के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। और 49वां प्रश्न है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वही दोस्तों जीएसटी भारत में कब से लागू कर दिया गया? 1 जुलाई 2017, 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2016, 1 जून 2017। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर पहला, 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स भारत में लागू हो चुका था। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना यह है कि इसको लागू किसने किया था। तो जो दोस्तों मनोरंजक हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उन्होंने इसको गुड्स एंड सर्विस टैक्स को 1 जुलाई 2017 से लागू किया था। और 50वां प्रश्न है, J.M. किन्स कौन थे? एक अर्थमेटिक क्वेश्चन है दोस्तों। पहला है समाजशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे, तीसरा है भौतिक शास्त्री थे, चौथा है जीव विज्ञान। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन नंबर दूसरा, J.M. किन्स थे दोस्तों, अर्थशास्त्री थे। और आगे चलते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों जो बड़े ही इम्पोर्टेंट है, हमने इसको बड़ी मेहनत से आपके लिए कलेक्ट किया है साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं कि 50 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 14 बड़े बैंक व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 15 अप्रैल 1980 को 200 करोड़ से अधिक जमा पूंजी वाले 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसी प्रकार न्यू बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में जो किया गया था दोस्तों 4 सितंबर 1993 को हुआ था। और अप्रैल 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 नए निजी बैंकों, बंधन बैंक तथा एक और कौन सा था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी IDFC, ये IDFC को परिचालन लाइसेंस प्रदान किया है। और देखते हैं दोस्तों आगे कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, फैक्ट है, ये ज़रूर नोट डाउन करना और याद रखना। क्या है? सरकार का बैंकर, दूसरा है बैंकों का बैंक, तीसरा है नोट निगमन, चौथा है खास नियंत्रण, चौथा है विदेशी विनिमय नियंत्रण। अब होगा क्या दोस्तों, पूछा कुछ इस प्रकार से जाएगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य है। जो ऑप्शन आपके सामने 5 दे रखे हैं, इनमें से जो सही होगा वह 1 दिया जाएगा और 4 अन्य दिए जाएंगे। तो जो आपको सही, चाहे फिर वो सरकार का बैंकर हो, चाहे बैंकों का बैंक हो, चाहे नोट निगमन हो, चाहे खास नियंत्रण हो, या चाहे विदेशी विनिमय नियंत्रण हो, में से एक को सिलेक्ट करना है दोस्तों। माना कि इस वीडियो में हमें टेक्निकल का अभाव है, पर आने वाले दिनों में इसको उचित तरीके से सुधार कर दिया जाएगा। जैसे ही हमारा चैनल क्राइटेरिया क्रॉस करता है तो तत्काल टेक्निकल सिस्टम की व्यवस्था सही तौर पर कर दी जाएगी। एवं स्टेट लेवल में MP स्टेट के जो सभी विद्यार्थी हमारे साथी है, चाहे वो MP पुलिस फोर्स से हो या MP PSC से हो, उनको हमारे चैनल